तो बेटा आज चलेगा हमारा प्लांट रिप्रोडक्शन, है ना? या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, 12th का टॉपिक। हाथ भी अभी थोड़ी देर में काम करना शुरू करेंगे, देख लो। आज तो छोटी छोटी सी बूंद सी वैसी पड़ रही थी बेटा, झरना सा। हाँ, जैसे वो नहीं होता स्नोफॉल सा। बेटा रे, टॉपिक है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो प्लांट में सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, है ना। तो उसके लिए जब आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फ्लावर। आप जानते हैं प्लांट का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो क्या है? फ्लावर, है ना। फ्लावर में ही तो मेल और फीमेल पार्ट हैं। तो देखिए उसका एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ले लेते हैं। वैसे ये मैंने मॉर्फोलॉजी में भी ये बता दिया था। ये बेटा पेडिसिल होता है, उसका स्टॉक। ये थैलेमस होता है, स्वलन पार्ट क्या होता है? थैलेमस। थैलेमस फ्लावर का जो पेडिसिल का स्वलन टिप होता है, जिसके ऊपर सारे फ्लावर पार्ट लगे होते हैं, है ना, उसको हम थैलेमस कहते हैं। तो आप जानते हैं सबसे आउटर मोस्ट वर्ग क्या होता है? कैलिक्स, जिसको के से रिप्रेजेंट कर देते हैं, या सेपल। और उसके बाद में होता है बेटा कोरोला या पेटल। लेकिन आप जानते हैं ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं है, ये तो असेसरी वर्ल्स हैं जो असिस्ट करते हैं या हेल्प करते हैं, है ना बेटा। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन से हैं? एंड्रोसियम एंड गायनोसियम। हाँ, तो जिसकी यूनिट एंड्रोसियम की यूनिट होती है स्टेमिन, आप जानते हैं स्टेमिन। एंड्रोसियम की यूनिट है बेटा। और स्टिल या कार्पल, है ना, जो कि गायनोसियम की यूनिट है। इसमें भी देखिए तीन पार्ट यहीं पर दिखा देते हैं। स्टिग्मा जो रिसीव करने के लिए पॉलन ग्रेन को रिसीव करेगी। एक इलोंगेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है स्टाइल। ये होलो है बेटा अंदर से, मतलब है ना, जिससे कि पॉलन ट्यूब अंदर चली जाएगी। और बेसल वाली जो बेटा स्वलन सा पार्ट है,
उसको बोलते हैं ओवरी। ठीक है, ये तीनों मिलके पिस्टिल बनाते हैं, और आप ये कह सकते हैं गायनोसियम, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अच्छा, स्टेमिन जो हमने यहाँ पर पढ़ा, इसमें भी आप ये बात कह सकते हैं कि सर ऊपर वाला स्वेलन वाला पार्ट तो एंथर है और नीचे वाला पार्ट फिलामेंट है। जो एलोंगेटेड पार्ट है वो फिलामेंट है, स्टॉक लाइक, और ऊपर एंड। क्योंकि अब देखिए इसी के मॉर्फोलॉजी में भी हम ये बातें पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से पार्ट हैं, लेकिन अब हम इनकी डिटेल में जाएंगे, है ना। इन्हीं की डिटेल में जाएंगे आगे, हम एंथर के अंदर भी जाएंगे, ऐसे उधर। अच्छा, ये जो ओवरी में ये जो लगे हुए हैं जिनके बारे में हम डिटेल में यहाँ बातें करेंगे आगे, ये कौन लगे हुए हैं? ओव्यूल। ये ओव्यूल्स हैं बेटा, जो कि पता है ये जो हमने ऐसे बना दिया है कुछ भी डिजाइन सी, कैसे बना दें, वो प्लेसेंटेशन में आप पढ़ते हैं, ये प्लेसेंटा है। एक्चुअली में ओवरी के अंदर ओव्यूल जहां भी लगे होते हैं उसको प्लेसेंटा बोलते हैं ना। भाई सीधी सी बात है, जैसे कि मदर की यूट्रस में, मदर के यूट्रस में आप जानते हैं फीटस या जो बेबी होता है, एम्ब्रियो होता है ना, वो लगा होता है, अटैच होता है। तो वो जो अटैच होता है वो उस जगह को बोलते हैं प्लेसेंटा, जहां से उसको न्यूट्रिशन मिलता है। भाई मदर से खाना पीना सब न्यूट्रिशन उसको। तो देखिए, जो 9 महीने तक जो मदर के यूट्रस में और मतलब डेवलपमेंट होता है, एक्चुअल में तो हमारी लाइफ 9 महीने और पहले की शुरुआत हो जाती है ना, एज अगर देखा जाए तो रियलिटी में लिविंग, तो हम शुरुआत तभी से हो जाती है ना जो जायगोट बन गया, है कि नहीं। लेकिन हमें खाना पीना खाने की जरूरत नहीं पड़ती, डाइजेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सब कुछ वो जो प्लेसेंटा है ना उसके थ्रू माँ के सिस्टम से होता है। आपको तो माँ का देखिए, माँ का जो ब्लड है ना बेटा, उसी से न्यूट्रिशन मिलता है ना। हम लोगों को जब हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं तो उसी में डाइजेशन तो मदर ने किया, इसीलिए तो मदर की डाइट बढ़ जाती है ना, क्योंकि अब उसे अपनी सेल्स के अलावा किसी दूसरे की सेल्स को भी भरपाई करनी पड़ रही है, कंपनसेट करना पड़ रहा है, ये चक्कर होता है। तो इसलिए डाइजेशन करने की जरूरत ही नहीं है उसे कुछ भी। इसीलिए तो कहते हैं कि शुरुआत में जब बच्चा पैदा होने के बाद में कि शुरू में 6 महीने तक माँ के दूध के अलावा कुछ मत दो, क्योंकि वो बहुत लाइट होता है, मतलब उसे डाइजेशन की कोई दिक्कत नहीं होती है ना। या फिर हल्का, है ना, कभी कभी कुछ सीजेरियन से ऑपरेशन होते हैं, कुछ होता है तो पाउडर वाउडर वाले दूध वैसे दिए जाते हैं। समझ रहे हैं आप बात को? क्योंकि बेटा उसका अभी सिस्टम इतने डेवलप नहीं है कि वो इतना ज्यादा कोई डाइजेशन वगैरह कर सकें। आ जाओ। तो इस तरीके से ही यहाँ पर भी जो ओव्यूल है, वो ओव्यूल फ्यूचर, आगे फ्यूचर एम्ब्रियो ही तो है। क्योंकि आप जानते हैं वो ओव्यूल ही तो आगे जाकर सीड बनाएगा, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सीड में। और ओवरी कन्वर्ट हो जाएगी फ्रूट में। जब भी आप कोई फ्रूट खाते हैं तो उस फ्रूट को खाते में जब आप देखते हैं इसके अंदर सीड निकलते हैं, तो समझ जाओ जितने सीड निकलेंगे उसके अंदर फर्टिलाइजेशन से पहले उतने ही ओव्यूल थे उसके अंदर। सीधी सी बात है। और वो सीड को आप फिर बो देते हैं तो उसी से नया प्लांट बन जाता है। तो सीड ही फ्यूचर है ना, मतलब प्लांट जो बनता है, यानी इसका मतलब एम्ब्रियो से ही फ्यूचर प्लांट बनेगा आगे। ठीक है, ओव्यूल से, यानी जो ओव्यूल है उसी से आगे जाकर फ्यूचर प्लांट डेवलप हो जाएगा। खैर, तो ये तो बेटा जैसे एनसीईआरटी ने भी एक फ्लावर सा दे रखा है ना स्टार्टिंग में, जब जस्ट स्टार्टिंग में उसने एक फ्लावर की स्ट्रक्चर दे रखी है, वो बहुत सारे स्टेमन दिखा रखे हैं। हमारा उनसे ज्यादा मतलब नहीं है दिखाने से, केवल 2 यूनिट दिखाई है हमने। तो ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है बेटा, एलएस ऑफ टिपिकल फ्लावर। अब हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं, जैसे कि देखिए, आप एक तरीके से प्लांट में या किसी भी ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। वो 3 बातें कौन कौन सी होती हैं? एक तो प्री फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स या इवेंट है ना बेटा। एक बेटा फर्टिलाइजेशन, और एक पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अब देखिए, जब हम बात करते हैं
जब हम बात करते हैं बेटा यहाँ पर प्री फर्टिलाइजेशन वाली, तो हमें बात किसकी करनी है? हमें बात करनी है जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, मैं बता रहा था ना, मेल और फीमेल के सेक्स ऑर्गन्स की बात करेंगे, फिर उनमें गैमेट फॉर्मेशन की बात करेंगे, है ना, देन फिर पॉलिनेशन आएगा, फिर फर्टिलाइजेशन आएगा, जो कि यहाँ पर स्पेशल होता है, स्पेसिफिक होता है, जिसको डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। सुना है ना कुछ कुछ? ओके, तो नाउ अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, मतलब चलो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन सी बात करने जा रहे हैं? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जो कि आप जानते हैं एंड्रोसियम है, और बेटा उसकी यूनिट क्या है? स्टेमेन। हाँ, अरे सर तो बेटा इसकी यूनिट क्या होती है? स्टेमेन, है ना। तो देखिए जो स्टेमेन है वो मैं यहाँ पर दिखा चुका हूँ आपको, लेकिन एक बार फिर से चलो बना देते हैं, क्योंकि इसकी बात तो डिटेल में करनी है अब आपको। तो बेटा रे, इसमें नॉर्मली दो एंथर लोब्स होते हैं। कितने होते हैं? टू एंथर लोब्स। तो बाइलोब्ड बोल देते हैं, बिल्कुल सही बोली बच्ची, बाइलोब्ड एंथर, या फिर डाइथिकस, क्या बोल देते हैं? डाइथिकस एंथर। ये कॉमन बात बता रहे हैं, ठीक है। और देखिए, यानी ये एंथर हो गया ऊपर वाला पार्ट, और ये नीचे वाला फिलामेंट अभी हमने बताया। अब ये जो दो एंथर लोब होते हैं ना नॉर्मली, बेटा एक कनेक्टिव से जुड़े रहते हैं, बीच में जिससे जुड़े रहते हैं ना, उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं कनेक्टिव। कनेक्टिव के थ्रू जुड़े होते हैं। तो एक ये स्टेमिन है। आप वैसे देखिए एक बात बताऊं मैं आपको, एक्चुअली मैं पूरी जो हम जो ये रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे ना, तो पूरा सेक्स ऑर्गन्स या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के डेवलपमेंट से लेकर के पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, सब कुछ को मिला करके हम बोल सकते हैं एम्ब्रियोलॉजी। क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोलॉजी, प्लांट एम्ब्रियोलॉजी, है ना बेटा। एम्ब्रियोलॉजी शब्द को मतलब ये मत समझना, बहुत से बच्चे क्या पता है कंफ्यूज रहते हैं, वो क्या सोचते हैं कि एम्ब्रियोलॉजी सोचते हैं एम्ब्रो का डेवलपमेंट ही ना, सारी स्ट्रक्चर्स वगैरह की फॉर्मेशन भी, फर्टिलाइजेशन सब कुछ आ जाता है। वो केवल एम्ब्रो का डेवलपमेंट एम्ब्रोजेनी ही होता है, एम्ब्रोजेनी, वो केवल एम्ब्रो के डेवलपमेंट को कह देते हैं। तो पता है, यहाँ पर हम बात करें प्लांट एम्ब्रियोलॉजी के जो फादर थे, इंडियन फादर, वो कौन थे? वो नाम बता देता हूँ तुम्हें, दो नाम है ना। एक तो थे सी वुल्फ, बात नहीं, लेकिन ये भेड़िया नहीं था, ये इंसान था, है ना। फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रियोलॉजी। और अगर मैं बात करूं, देखिए पी माहेश्वरी, वैसे होता क्या है एनसीईआरटी में ना, यूनिट स्टार्ट होने पर एक बंदे का पूरा वो दे रखा होता है, हाँ, है ना। तो ये इन्हीं का है, पंचानन माहेश्वरी, हाँ, पी माहेश्वरी। हर चैप्टर्स में जो आगे दे रखे हैं वो उनके फादर ही हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। चैप्टर में नहीं दे रखे बेटा, यूनिट से पहले दे रखा, जैसे ये रिप्रोडक्शन यूनिट से पहले दे रखा है ना। ऐसे ऐसे मतलब जो जिनका ऐसे साइंटिस्ट दे रखे हैं जिनका मेन कंट्रीब्यूशन है, और मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा सा उन्हें पढ़ लेना चाहिए। हाँ, कभी कभी पीछे एग्जाम में एक दो बार ऐसा हो चुका है, जैसे वो था ना अर्नस्ट मेयर करके, उसमें पहली वाली 11th की फर्स्ट यूनिट में सबसे पहले वो अर्नस्ट मेयर का है। तो उसको एक बार क्वेश्चन आ गया था कि
डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। अब उसमें लिखा हुआ है वो 20वीं सदी का डार्विन के नाम से भी जाना जाता है उसको। तो वो वहां पे लिखा हुआ है, उसमें से क्वेश्चन आ गया था। मतलब सिर्फ पढ़ना से भी पढ़ पढ़ लेना चाहिए। इवन ये जो चैप्टर के बाद में समरी सी दे रखी होती है, हाँ, उसे पढ़ लेना चाहिए। कभी कभी पता है क्या होता है, कभी कभी ये होता है कि जो एनसीईआरटी क्या करती है, आप देखना, वो मैं बता भी दूंगा ऐसा एक दो जगह, कि चैप्टर में वो लाइन कहीं पर नहीं है समरी में लेकिन समरी में, जबकि समरी का मतलब होता है कि चैप्टर का ही मंजूर उसी का है ना, शॉर्ट में, हाँ। लेकिन कोई लाइन ही ऐसी है कि जो चैप्टर में ही नहीं थी। तो मैं तुम्हें एक एग्जांपल बताता हूँ, देखो। अ, वो जो है टेस्टोस्टेरोन, मेल सेक्स हार्मोन होता है। केमिकल कोऑर्डिनेशन पढ़ते हो ना जूलॉजी में, तो टेस्टोस्टेरोन मेल सेक्स हार्मोन है, उसमें अंदर कुछ नहीं लिखा हुआ है ऐसा। लेकिन जब समरी में पढ़ोगे तो वहां पे लिखा हुआ है कि आरबीसी की सिंथेसिस को प्रमोट करता है, स्टिमुलेट आरबीसी इराइथ्रोपोएसिस यानी आरबीसी सिंथेसिस। समझे? तो वो देख लेना तुम 11th की बुक में, और उसको जाके समरी में है। मैंने क्वेश्चन ऐसा डिस्कस कराया था, मुझे इसलिए तो याद है। तो बेटा मुझे भी वो नहीं था, फिर जब मैंने ढूंढने के लिए बोला तो बच्चे ने ढूंढ के बोला कि हाँ सर यहाँ पे है, देखो। मैं बोला अच्छा। तो बेटा देखिए, यहाँ पर नॉर्मली तो ये बाइलोब्डे डाइथिकस है ना। अच्छा एक और चीज बता दूंगा, ये मैं बनाऊंगा, डायग्राम बना के दिखाऊंगा प्रॉपर आपको। या जैसे आप देखो एनसीईआरटी में, जरा आप देख पा रहे हो अगर, हाँ, देखा ना बेटा ये, सुन आराम से बैठो। हाँ आराम से है ना, खर्रे पर्रे हो रहे हैं इसके। नहीं नहीं कोई बात नहीं, देखो वो तो मैं आगे बनाऊंगा जो मुझे बनाना है। देखो ये यहाँ पे भी इसको फिर सेक्शन करके दिखाया है ना। हाँ चार, मतलब एक्चुअली में क्या है, दो लोब है ना, तो उन दो लोब में भी हर एक लोब में दो स्पोरेंजिया हैं। देखो ऐसे है, देखना। अब तुम्हें सामने से देखने में, देखना दो ही तो दिख रहे हैं। देखो सामने से दो ही लोब तो दिख रहे हैं, लेकिन अब हर एक लोब में दो दो माइक्रोस्पोरेंजिया या पॉलिन सैक हैं। तो टोटल अगर मैं ऐसे दिखाऊं तुम्हें सेक्शन इसका ट्रांसवर्स ऐसे, तो चारों दिखेंगे। तो टेट्रा स्पोरेंजिएट या क्वाड्री स्पोरेंजिएट होता है, क्योंकि एक एंथरलोब में दो पॉलिन सैक, सैक मतलब है ना उसके एक तरीके से, हाँ, पाउच लाइक स्ट्रक्चर, या है ना जो बने हुए, बनाएंगे भी हम, तो वो टेट्रा स्पोरेंजिएट बोलते हैं इसको। ठीक है, ध्यान रख, ये नॉर्मल बात है, वैसे एक्सेप्शन भी अभी बताता हूं मैं। तो नॉर्मली डाइथिकस है एंड टेट्रा स्पोरेंजिएट है। देख इसको भी बंद कर दे इधर वाली को भी। टेट्रा स्पोरेंजिएट, क्योंकि बेटा फोर माइक्रोस्पोरेंजिया और पॉलिन सेट। अच्छा टेट्रा स्पोरेंजिएट या टेट्रागोनल स्ट्रक्चर भी कहते हैं भाई साहब। यस सर। टेट्रागोनल स्ट्रक्चर एक ही बात है। अब मैं जो आपको बता रहा था, क्योंकि एक एंथरलोब में है, वो भी डायग्राम दिखा देंगे, दो माइक्रोस्पोरेंजिया है। लेकिन बेटा एक्सेप्शन क्या है इसका, अब वो फैमिली आपके उसमें भी आ गई है, कोर्स में भी है, तो ये सब एक्सेप्शन है। मालवेसी, मालवेसी फैमिली है ना बेटा। यस सर। इसके मेंबर बता देता हूँ, फेमस फेमस में आपको, चाइना रोज, यस सर। लेडी फिंगर, कॉटन, जिसकी इस समय पे बहुत ज्यादा अहमियत है, सर्दी के दिनों में है ना। कॉटन देख लो, मतलब कुछ भी आप कंबल अम्बल ओढ़ लो, लेकिन कॉटन की रजाई काम आती है फिर वो। और जो बनवाई भी हो तो और अच्छी बात है। इस बार तो मैंने भी बनवाई थी यहाँ सहारनपुर में, उधर से ही, जहाँ भी अपने इधर ही पीछे को चले जाते हैं जब, तो अंदर को वो आ जाता है, वो मस्जिद के पास की तरफ को उधर है। हाँ पता नहीं मार्केट के तो नाम है ना, पुराना मार्केट बोलते हैं, सर क्या बोलते हैं, कुछ ऐसे ही है, मतलब इसी में आगे हम बड़े चले जाते हैं ना। तो
मार्केट से वहां से फिर मैंने कॉटन लिया था, खरीदा था। कॉटन खरीद के, है ना, खोल सा खरीद के पोटली बांध के, फिर उसको, है ना, उस पे ले जाके, वो होता है ना, वो मशीन से वो करता है। तो एक बार तो मैंने वो भी एक्सपीरियंस लिया कि बनवा के भी सामने से। और देखो, वो कॉटन ना, एक तो बहुत ही सुंदर सुंदर सा कॉटन दिखा रहा था, साफ साफ एकदम, बहुत साफ फाइबर, लेकिन वो आर्टिफिशियल था। मतलब वो सिंथेटिक था। रिलायंस रिलायंस का वैसे होता है, मतलब वो इतना गर्म नहीं देगा गर्मी। और एक था जो, उसमें वो भी सीट से बीच में एक आध दिख रहे थे, हाँ, है ना, वो देसी कॉटन था। वो महंगा भी था, वो डबल रेट सा अंतर था, फिर उसको ही मैं तो बोला भाई देसी वाले ले जाते हैं। नहीं तो हम जैसे लोग तो बेटा ज्यादातर तो खरीदते हैं रेडीमेड चीजें। तो बेटा रे, ये इसमें देखिए, मैं बता रहा था क्या पता है इसमें, इसमें मोनोथीका सैंथर है। कैसा है? मोनोथीका सैंथर। मोनोथीका सैंथर का मतलब है, आप जानते हैं, एक एंथर लोग। बात नहीं। वन एंथर लोग, मोनोथीका सैंथर एंड बाई स्पोरेंजिएट बेटा। भाई जब एक ही एंथर लोग है, अब इसका मतलब ये है कि केवल दो ही माइक्रोस्पोरेंजिया तो होंगी। एक ही लोग है बस, जैसे यहाँ पे अभी तक दो दो लोग हम बात कर रहे थे। तो ये एक्सेप्शन याद रखिए, मालवेसी फैमिली के मेंबर्स में मोनोथीकस या बाइस्पोरेंजिएट कंडीशन पाई जाती है। ठीक है, चलिए अब देखिए, हम बात कर रहे थे आगे। तो मैं इसे जरा डायग्राम को हटा रहा हूँ। मैं इसके एंथर की, देखिए अब हम इस एंथर की स्ट्रक्चर की बात करेंगे। इसका डायग्राम बनाता हूँ, और मैं इसकी एंथर की वॉल लेयर्स आपको बताता हूँ, ठीक है। बेटा देखें आप, तो ये आपको चार माइक्रोस्पोरेंजिया दिख रही हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया या पॉल इंसेक्ट, ठीक है। देखिए ये एक एंथर लोब है। क्या ये? वन एंथर लोब। बात नहीं बेटा, बुदबुदाओ मत बीच बीच में। तो देखो ये एक एंथर लोब है, इसमें आप देख रहे हैं कि एक में दो हैं ये, ऐसे। और ये मैंने एक सेंटर में, देखिए मैं आपको बता रहा था ना कि कनेक्टिव है एक। हाँ, तो उस कनेक्टिव में जो नीचे फिलामेंट से ऊपर तक जैसे गया है ना, तो आप समझ रहे हैं कि उस फिलामेंट से होकर के गया होगा वास्कुलर स्ट्रैंड। वो फिलामेंट जो था, उस फिलामेंट से होकर के गया, क्योंकि वही तो उसको न्यूट्रिशन देता रहेगा। वाटर मिनरल्स की सप्लाई है ना बेटा, फूड की सप्लाई। तो एक कंडक्टिंग स्ट्रैंड या वास्कुलर स्ट्रैंड होता है कनेक्टिव के अंदर, ठीक है। वेस्कुलर स्ट्रैंड या कंडक्टिंग स्ट्रैंड, ध्यान रखना एक ही बात है, या वेस्कुलर सिलेंडर टर्म कहीं मिल जाए आपको, सेम चीज है।
अभी तो ये मैंने एक छोटा सा भी देखा ना, अभी एक इसको मैग्नीफाई करके हाईलाइट करके एक पर्टिकुलर पार्ट को दिखाऊंगा फिर मैं, जिससे कि उसकी वॉल लेयर्स को दिखाने के लिए, ठीक है। तो बेटा ये एक यंग एंथर है। तो देखिए आप जानते हैं सबसे ऊपर देखिए एपिडर्मिस तो पहले से ही प्रेजेंट ही है। जो सबसे पहले पूरी बाउंड्री बना रही होती है लेयर, वो कौन सी होती है? एपिडर्मिस। भाई सीधी सी बात है, अगर कोई एक स्ट्रक्चर आपको शेप दिखाई दे रही है, एंथर की एक शेप दिख रही है आपको, इसका मतलब वो बाउंड्री जो है वो एपिडर्मिस है, स्टार्टिंग से होती है, ठीक है ना एपिडर्मिस। उसके अंदर का जो सारा टिश्यू है ना, वो तो मैंने अभी गोले गोले खींच भी दिए, चलो नहीं तो नहीं भी खींचता मैं, और स्टार्टिंग में यानी नहीं भी खींचता। देखो सपोज करो, लो बस, समझ गए? ये ए ये बी, अभी यहाँ पे एपिडर्मिस है, वो अंदर कुछ नहीं है, अंदर कुछ भी नहीं है। और अंदर पूरा का पूरा पता क्या है? आर्की स्पोरियम। ध्यान सुनना मेरी बात है ना, मैं नाम एक बता रहा हूं आपको, आगे काम आएगा। टिश्यू, क्या नाम बेटा इसका? आर्की स्पोरियम। एक ऐसा टिश्यू जिससे कि कुछ भी बन सकता है आगे, है ना, कुछ भी जनरेट हो सकता है, वो आर्की स्पोरियम होता है। क्लियर है? अच्छा, अब देखो ये जो आर्की स्पोरियम है, ये एक्चुअली में बनाएगा एक, वैसे इसको तो मैं वैसे रहने भी दूं तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो बड़ा रहने दो। एक बेटा बस तुम ध्यान रखो, एक पेराइटल सेल बनाएगा, क्या बनाएगा? और एक स्पोरोजेनस, स्पोरोजेनस टिश्यू, ठीक है। देखो ये जो पेराइटल है ना, एक इसका मैं आगे फ्यूचर बता रहा हूँ कि जैसे कैसे कैसे डेवलप हुआ थोड़ा सा। ये जो पेराइटल सेल है बेटा, पेराइटल का मतलब ये होता है बाहर की तरफ को थोड़ा, है ना। तो ये स्पोरेंजिया की एंथर की वॉल लेयर बनाएंगी। पेराइटल सेल क्या बनाएगी? वॉल लेयर, है ना। तो बोले तो ये आगे जाकर डेवलप करेगी वॉल लेयर्स। लेकिन बेटा आप जानते हैं एपिडर्मिस को छोड़ करके, क्योंकि वो तो पहले से ही है ना भाई, नहीं समझे? पेराइटल सेल एपिडर्मिस नहीं बना रही, वो तो पहले से बनी हुई है ना। बाकी बनाएगी बताऊंगा मैं आपको, एंडोथीसियम बनाएगी, मिडिल लेयर बनाएगी, टेपिटम बनाएगी। और ये जो स्पोरोजेनस टिश्यू है, ये आगे जाकर एक्चुअली में स्पोरोजेनस सेल्स या टिश्यू, ये पॉलिन मदर सेल बनाएंगे। सिंपल है, देखो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, पीएमसी है ना बेटा, जिनसे आगे जाकर पॉलिन्स बनेंगे। क्या बनेंगे? पॉलिन्स या पॉलिन ग्रेन्स। ये आगे का फ्यूचर है। और ये सब 2N है। देखो कोई भी प्लांट बॉडी जो होती है ना, एक तो ये हमेशा रेक्टिफिकेशन में, और ये परेशान मत हुआ करो कि कैसे पता है डिप्लॉयड है। पूरी प्लांट बॉडी ऊपर से नीचे तक डिप्लॉयड होती है, जो फ्लावरिंग प्लांट एंजियोस्पर्म में। ये कोई एल्गी नहीं है, ब्रायोफाइट नहीं है, टेरिडोफाइटा से डिप्लॉयड शुरू हो जाते हैं, बताया था ना। तो रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, सब कुछ डिप्लॉयड। तब तक डिप्लॉयड हैं सारे टिश्यू जब तक मियोसिस नहीं हो जाती। केवल गैमेट बनने में जब मियोसिस होती है ना, तब हैप्लॉइड कंडीशन आती है। तो बेटा रे, ये मैं लिखूं या ना लिखूं, ये समझ के चलो तुम, सब कुछ कैसा है? डिप्लॉयड है, डिप्लॉयड है। लेकिन यहां पर ये कैसे हैं? ये हैप्लॉइड, पॉलिन ग्रेन्स। ये क्या लिखा हुआ है? है ना। तो क्यों? क्योंकि यहाँ पे मियोसिस हो जाती है। पढ़ोगे ना अभी आगे। तो बेटा ये है कहानी, और हमें यहां तक जाना है, हमें पॉलिन ग्रेन तक बनाना है इसमें, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, ठीक है। इनके बारे में डिटेल में कुछ नहीं बोलेंगे हम,
ये बस एक आप ये लिख सकते हो तो काम आएगा, क्योंकि वैसे आर्किस्पूरियम कहीं लिखा हुआ मिलेगा नहीं ना, है ना, एनसीईआरटी में से, तो इसलिए आप इसको याद रख सकते हैं। अब मैं आगे देखिए बात कर रहा था बेटा, एक और चीज बता दूं। यहाँ पे थोड़े एक डिजाइन सी बना देता हूँ, ऐसे 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 ऐसे। पता है, एक ही एंथरलोब की दो माइक्रोस्पोरेंजिया के बीच में, जैसे एक एंथरलोब की दो कॉलन सेकंड है बेटा, ये एक एंथरलोब के दो हैं, तो उनके बीच में जहां से मतलब रप्चर होता है। अब एनसीईआरटी में भी जो मेच्योर एंथर का डायग्राम देख रहे होंगे, तो वो जो फटा है, वो रेड रेड सा पिंक सा जो साइड में है ना, मतलब नीचे ऊपर से नहीं है रप्चर हुआ है, साइड से हुआ है। हाँ, तो फिर पूरा का पूरा लोब मिक्स हो गया, देख लो, दोनों माइक्रोस्पोरेंजिया जब मिक्स हो गए, पूरा बन, तो ये होता है स्टोमियम जगह, स्टोमियम। स्टोमियम रीजन होता है बेटा, इसको मतलब आप समझ गए, बिटवीन द माइक्रोस्पोरेंजिया ऑफ वन एंथरलोब। ठीक है, अब यहां पर सी डायग्राम एक ले लेते हैं। तो नहीं छोड़ियो, क्योंकि एक ही कलर का पेन है, नहीं तो डिफरेंट होते तो और ज्यादा क्लियर पता चलता। ये आपको दिख रहा है, सबसे ऊपर एपिडर्मिस दिखाई है हमने, क्या दिखाई है, सिंगल लेयर होती है बेटा, कॉम्पैक्टली अरेंज सेल्स की बनी हुई है। और क्योंकि कोई गैप तो वैसे भी होना नहीं चाहिए, आप जानते हैं, पूरा एक प्रोटेक्टिव लेयर बना रही है एपिडर्मिस या एपिडर्मल टिश्यू, और एक एक न्यूक्लियस दिख रहा है आपको बेटा उसमें, ठीक है। इसको एक्जोथीसियम के नाम से भी जानते हैं, किस नाम से भी जानते हैं, एक्जोथीसियम के नाम से। ई एक्सओ टी एच ई सी आई यू एन। अच्छा, ये एक थोड़ी सी मैं यहाँ पे ये डिजाइन सी वाली बनाऊंगा, बड़ी सी भी बनाई है ना मैंने, एलोंगेटेड सी, ये एंडोथीसियम बना, बात नहीं। ये देखिए एंडोथीसियम होती है बेटा, तो एंडोथीसियम जो होती है थोड़ी थिक वॉल होती है ना, थिक वॉल्ड सेल्स हैं इसकी, और एक्चुअली में ये हाइग्रोस्कोपिक थिकनिंग्स रखती है, फाइब्रस हाइग्रोस्कोपिक थिकनिंग्स पाई जाती है इसमें एंडोथीसियम में, मैंने थोड़े इसीलिए बनाई, बताऊंगा अभी। ये जो रप्चर होता है ना एंथर, इसके रप्चर होने में या पॉलिन ग्रेन्स के डिस्पर्ज होने में सबसे बड़ा रोल इसी का है। अच्छा जी जी। इसके बाद में आप देख रहे हैं कि सर आपने कई सारी लेयर बनाई है ऐसे ऐसे, है ना, ये जो तीन लेयर मैंने दिखाई हैं, क्योंकि इनका नाम है मिडिल लेयर्स, ये एक लेयर की नहीं होती, कई लेयर होती है, तो ये है मिडिल लेयर्स, इसीलिए हमने लेयर की जगह लेयर्स बोला, ठीक है। हाँ, 2 to 3 लेयर है। अच्छा बेटा, एक इसके बाद में जो इनर मोस्ट लेयर है,
वो है टेपिटम, यस सर। जो कि बहुत ज्यादा फेमस है, सबसे ज्यादा उसके फंक्शंस वगैरह हैं, बताएंगे। तो एक तो टेपिटम में एक से ज्यादा न्यूक्लियस भी देखने को मिल जाते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड भी हो सकती है, ठीक है। और ध्यान से सुनना मेरी बात, इसके अलावा जो न्यूक्लियस है ना, वो पॉलीप्लॉइड भी हो सकते हैं। यस सर। मतलब मैंने बताया ना कि टेपिटम, चलो अभी बताऊंगा टेपिटम के बारे में, डिस्क्राइब करूंगा थोड़ा सा और भी फंक्शन उसके बताऊंगा। तो ये टेपिटम की सेल से मिटा है ना, ये अंदर वाली लेयर है टेपिटम। तो ये चार तरीके की वॉल लेयर्स हैं, चार टोटल नहीं है गिनती में, क्योंकि आप जानते हैं कि जो वो है मिडिल लेयर है, वो तो बहुत सारे लेयर्स। कई सारी लेयर है, मतलब बहुत सारी भी नहीं है ज्यादा, मतलब इतनी है ना, दो तीन लेयर तो कम से कम है ही है, मतलब मल्टी लेयर्ड है। तो चार हैं सीक्वेंस वाइज, आपको एपिडर्मिस, एक्सोथीसियम, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टेप। ठीक, ये अंदर से बाहर आपसे जैसे पूछिए तो बहुत ही बच्चों वाली बात है, कि अगर आपसे पूछे कि इनर टू आउटर, तो ये ध्यान रखना है बस आपको कि है ना, प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है कि वो क्या पूछ रहा है, क्योंकि कभी कभी सबसे आसान क्वेश्चन ही गलत होता है। अच्छा, अब इसके अंदर क्या है, ये सब जो इतनी सारी लेयर प्रोटेक्ट कर रही हैं, है ना, उस पॉलिन सैक को, माइक्रोस्पोरेंजिया को, तो अंदर है क्या, अंदर है स्पोरोजेनस। आपको पता है ना कि मैंने बताया था आपको कि यहाँ पे ये स्पोरोजेनस टिश्यू है, क्या है, स्पोरोजेनस टिश्यू, इसके अंदर पूरा है ना, ये स्पोरोजेनस सेल्स है। तो वो क्या बनाती हैं, वो डिप्लॉयड है, तो वो डेवलप हो जाती है बेटा पॉलिन मदर सेल में। या तो मैं पॉलिन मदर सेल बोलूं पीएमसी, या मैं माइक्रो स्पोर मदर सेल बोलूं, एक ही बात है, लेकिन उसको शॉर्ट में एमएमसी मत करना। माइक्रो स्पोर मदर सेल को शॉर्ट में एमएमसी मत बोलना। हाँ, क्योंकि चक्कर क्या है, वो टर्म दिया गया जाता है मेगा स्पोर मदर सेल को। अब कोई भी जो एब्रिवेशन है, या मतलब स्टेप से हम बोलते हैं ना शॉर्ट फॉर्म में, तो एक ही दे सकते हैं, ये नहीं है कि आप एमएमसी बोलो और उसका साउंड कर रहा है माइक्रोस्पोर मदर सेल भी और मेगा स्पोर, तो गलत बात हो जाएगी। तो इसलिए आप पूरा फुल फॉर्म में तो माइक्रोस्पोर मदर सेल कह सकते हैं, क्योंकि माइक्रोस्पोर या पॉलन की वो मम्मा है, मदर है, लेकिन उसको एमएमसी नहीं कह सकते, क्लियर, पीएमसी कह सकते, क्योंकि पॉलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर एक ही बात है, आगे बताएंगे। तो इसके अंदर ना मैं क्या दिखा रहा हूं आपको, एक तो मैं दिखा रहा हूं पॉलिन मदर सेल, ठीक है, ये ये मैंने दिखा दी पीएमसी, पॉलिन मदर सेल। इसके अलावा मैं यहाँ पे माइक्रोस्पोर के टेट्राड भी दिखा रहा हूँ, यानी कुछ ये भी दिखा रहा हूँ कि पॉलिन ग्रेन भी बन गए हैं, यानी कुछ पॉलिन मदर सेल ने डिवाइड कर करके म्यूसिस से वो बनाती हैं। पॉलिन टेट्राड या माइक्रोस्पोर टेट्राड, अब बताएंगे आगे, लेकिन डायग्राम तो फिर है ना नहीं बनाना पड़ेगा ना, ये हो गया, ये सी हो गया। तो ये एंथर के डायग्राम है ए बी सी, आप समझ रहे हैं कि ये एक छोटे से पार्ट को दिखाया गया है, ऐसा ही पूरे में है, ठीक है। और रपचर्ड वाले का नहीं, वो तो दिखा हुआ है ना, मेन चीज ये डेवलपमेंट की स्टेज है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि एपिडर्मिस प्रोटेक्टिव लेयर है, उसके बाद में आती है हमारी एंडोथीसियम, वो भी प्रोटेक्शन दे रही है, ठीक है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी अगर मैं लाइन बोलूं, outer three layers, outer three layers help in protection and dehiscence of anther। आउटर थ्री लेयर एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, यानी एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और मिडिल लेयर्स, ये अंदर की पॉलिन सैक या माइक्रोस्पोरेंजिया को बेटा प्रोटेक्ट करती हैं, और उसका डेहिसेंस मतलब रप्चर करने में हेल्प करती हैं, जिससे पॉलिन ग्रेन रिलीज हो जाए। और अंदर वाली जो लेयर है टेपिटम, वो न्यूट्रिशन देती है, क्या देती है, न्यूट्रिशन। तो उसका टेपिटम का मेन काम नरिशमेंट या न्यूट्रिशन देना है डेवलपिंग पॉलिन मदर सेल और पॉलिन्स को, क्लियर। ये तो बात होगी एक नॉर्मल बात, लेकिन अगर आपको इनमें से, जैसे सपोज करिए नीट के अकॉर्डिंग हम केवल एनसीईआरटी से ऊपर एक बात ये आती है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेयर, है ना,
प्ले मेन रोल इन डेहिसेंस ऑफ एंथर इन रिलीज ऑफ पॉलन। और ऑप्शन दे दिया आपको, तो उनमें से एक ही लेयर आपको बतानी है। सपोज करो एक पिक करनी है, तीन तीन नहीं पिक करनी, तो आंसर एंडोथीसियम जाएगा। मेन वही है, मेन वही रोल प्ले करती है ना। तो एक पॉइंट आप लिख सकते हैं, लिखिए, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइग्रोस्कोपिक सेलुलोजिक, सेलुलोज की बनी हुई होती है, हाइग्रोस्कोपिक सेलुलोजिक फाइब्रस थिकनिंग्स, इसीलिए मैंने उसकी दो डिजाइन अलग से बना दी थी ना ऐसे, एंडोथीसियम। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइग्रोस्कोपिक, पानी को एब्जॉर्ब करने की क्षमता वाली जो होते हैं उनको हाइग्रोस्कोपिक कहा जाता है। फाइब्रस थिकनिंग्स, कॉमा, एंडोथीसियम प्लेज मेन रोल इन डेहिसेंस, का मतलब रप्चर होना, ऑफ एंथर, ब्रैकेट में एट स्टोमियम रीजन। कहां से होगा रप्चर? स्टोमियम रीजन। ठीक है, ये मेन रोल प्ले करता है। चक्कर क्या, हाइग्रोस्कोपिक वॉल थिकनिंग है ना, तो उस वजह से क्या करता है, ये वाटर को एब्जॉर्ब करके, पानी को एब्जॉर्ब करके ना, ये तो स्वेल होता है ना, जैसे एंडोथीसियम की जैसे ये थिकनिंग, हाइग्रोस्कोपिक थिकनिंग स्वेल करेंगी, तो आप जानते हैं जब टर्जिड होंगी सेल्स, तो एक प्रेशर पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा, जैसे बलून में हवा भरते हो आप, और बहुत थिक अच्छा बलून है ना, थिक लेयर का, लेकिन एक जगह से कमजोर है वो बहुत, तो वहीं से फटेगा वो। यानी प्रेशर जब लगता है तो जहां से जो कमजोर होगा वहीं से तो रप्चर होगा बेटा। तो ऐसे ही जब इसमें प्रेशर लगता है वॉल में, तो पता है यहाँ पे कमजोर है वॉल, काफी स्टोमियम रीजन पे वीक है, बहुत थिन वॉल्ड सेल्स हैं, वीक है वॉल, तो वहां से रप्चर हो जाता है। क्लियर है? तो ये मेन वाली बात है। वैसे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैंने बताया आपको कि तीनों लेयर हेल्प करती हैं डेहिसेंस में प्रोटेक्शन। खैर, अब मैं टेपिटम की बात कर रहा था आपको, जो कि एक स्पेशल लेयर है। एक तो बेटा ये मल्टी न्यूक्लिएटेड हो सकती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड, और बेटा एंड पॉलीप्लॉइड। एक्चुअली प्लॉइडी हर एक न्यूक्लियस की होती है, ये परेशान मत होना। बहुत से बच्चे क्या कहते हैं सर, वो क्या सोचते हैं पॉलीप्लॉइड का मतलब ही बहुत सारे न्यूक्लियस समझते हैं ना। अगर किसी सेल में एक भी न्यूक्लियस है ना, तो वो भी पॉलीप्लॉइड हो सकता है। पॉलीप्लॉइड तो न्यूक्लियस होता है, जैसे हम लोगों में एक सेल में एक न्यूक्लियस है, और उस न्यूक्लियस के अंदर टू सेट ऑफ क्रोमोजोम है, 46 क्रोमोजोम है, 23 के दो सेट है, टू जीनोम है हमारे अंदर, हर एक सेल में टू जीनोम्स, एक मैन होता है मदर से और एक फादर से, 23 क्रोमोजोम मदर के, हर एक सेल में 23 फादर के। तो बेटा इसलिए हम डिप्लॉइड है। अगर किसी में ये पेयर में नहीं होंगे ना, दो सेट नहीं होंगे, तो हैप्लॉइड होगा। इसलिए गैमेट में एक सिंगल सिंगल ही सेट जाता है। और अगर किसी में ज्यादा है, 3n है, मतलब 3n का मतलब तीन सेट हो गए, 4n का मतलब फोर सेट हो गए, एक ही मतलब एक ही क्रोमोसोम की चार चार कॉपी होना, तो टेट्राप्लॉइड हो गया, है ना बेटा। पॉलीप्लॉइड जैसे कि मैंने बोल दिया, जैसे टेट्राप्लॉइड 4n। तो जनरली ऐसी होती हैं ये, मतलब यहाँ पे हम जनरली भी टर्म यूज कर सकते हैं। जनरली कैपिटल सेल्स ऐसी होती हैं। और बेटा इनका मेन फंक्शन तो आपको पता ही है, न्यूट्रिशन देना। हाँ, मेन फंक्शन तो इनका न्यूट्रिशन देना है, या नरिशमेंट देना है डेवलपिंग पॉलिन्स को, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, तो देखिए ये जो टेपिटम है, ध्यान से सुने, अभी मैं आगे पॉलिन ग्रेन बताऊंगा, माइक्रोस्पोर आगे स्ट्रक्चर, तो उस पॉलिन ग्रेन की एग्जाइम जो बनी होती है, वो भी टेपिटम ने ही सिक्रेट की होती है, टेपिटम ने बनाई हुई होती है। बताऊंगा अभी एग्जाइम के बारे में, आपको बताऊंगा बहुत
धमाकेदार बात है उसके बारे में। हाँ, स्पोरोपोलिन वाली है ना, तो बेटा वो उसी ने बनाई हुई होती है। और कुछ एंजाइम्स हार्मोन वगैरह रिलीज करती है टेपिटम, हार्मोन्स और एंजाइम्स वगैरह, जैसे कि कैलेज। कौन सा? कैलेज एक एंजाइम, एक एंजाइम होता है कैलेज, बताऊंगा उसका भी रोल। तो वो भी रिलीज करती है कौन? टेपिटम। कैप्टन सिक्रीट हार्मोन्स एंड एंजाइम्स, यहाँ लिख देता हूं मैं, सिक्रीट हार्मोन्स एंड एंजाइम्स, जैसे कैलेज, उसका रोल भी बता दूंगा आगे में। और सिक्रीट स्पोरोपोलिन, स्पोरोपोलिन फॉर एंजाइम ऑफ पोलिन, और सिक्रीट, आते नहीं, पोलन किट, ऑयली स्टिकी लेयर। देखिए, ये मैंने सारे लोग मेन मेन बातें बता दी हैं, ठीक है बेटा। हार्मोन एंजाइम रिलीज कर, जैसे कैलेज, स्पोरोपोलिन रिलीज करती है फॉर एग्जाइन ऑफ पोलिन ग्रेन। और बेटा पोलिन किट, चक्कर क्या है, जो एंटोमोफिलिसो करते हैं, एंटोमोफिली होती है इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर, जो प्लांट या फ्लावर इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन होता है, बहुत ज्यादा कॉमन होता है, मैं बताऊंगा आगे आपको। तो पता है, उस केस में उन पोलन ग्रेन के ऊपर ना एक ऑयली की लेयर बनाती है ये कैपिटम, जिससे कि वो इंसेक्ट की बॉडी से पोलन में चिपक के चले जाएं। तो पोलन किट का मतलब कोई ये मत समझना कि कोई बास्केट या कुछ किटविट सी है, नहीं। ये बस एक ऑयली की लेयर है पोलन ग्रेन के ऊपर। बात खोपड़िया में आ गई। तो ये उसकी वॉल लेयर्स के बारे में बातें कंप्लीट हुई है ना। अब हम आगे चलेंगे, दैट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अभी मतलब मेल वाली बातें खत्म नहीं हुई हैं, अभी तो आगे आप जानते हैं, वहां तक चलना है। बना लो, बना लिया। बेटा रे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, बता माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का क्या मतलब है? इसका मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ, फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स, बात नहीं, फ्रॉम पीएमसी, किससे? पॉली मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल, बाय मियोसिस डिवीजन या रिडक्शन डिवीजन, म्यूसिस डिवीजन के थ्रू है ना फॉर्मेशन हो जाता है, बस इसको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं हम लोग। तो देखिए, एक ये है पीएमसी डिप्लॉयड, और इसके ऊपर ना मैं एक ये लेयर सी बना रहा हूं, नहीं, ये इसका न्यूक्लियस है,
अब मियोसिस डिवीजन हुआ और मियोसिस होके और एक टेट्राड बन गया। अच्छा, ये तीन दिखेंगे जरूर, लेकिन आप परेशान मत हो ना। आप कहेंगे सर यहाँ भी आपने ऐसे ही बोला, बना दिए थे तीन तीन। वो टेट्राड है, एक पीछे है, दिखेगा नहीं तुम्हें। ये टेट्राहेड्रल जो टेट्राड होता है उसमें सामने से तीन दिखेंगे आपको। ये ध्यान से सेट क्या। तो बेटा ये है माइक्रोस्पोर टेट्राड, हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स है ना। और कितने माइक्रोस्पोर हैं? चार। देखो ध्यान से ना, टेट्राहेड्रल टेट्राड का मतलब होता है इस टाइप की शेप, मैंने बताया ना, इसमें तीन दिखेंगे आपको एक तरफ से, एक पीछे रहेगा बेटा। और पता है, मैं जो आपको बताना चाह रहा था कि कैलेज एंजाइम रिलीज करती है टेपिटम, तो देखो कैलोज एक पॉलीसेकेराइड की लेयर होती है एक, जो कि ध्यान रखिएगा पॉलिन मदर सेल पे भी पाई जाती है, और जो माइक्रोस्पोर का टेट्राड पॉलिन मदर सेल से बनेगा ना, उसके ऊपर भी होती है। वो तब तक अलग नहीं होंगे पॉलिन ग्रेन या माइक्रोस्पोर, आपस में चिपके हुए रहेंगे जब तक कि वो कैलोज डिजोल्व नहीं होती। मेरी बात समझ रहे हो, ये बात हर जगह मिलेगी नहीं आपको, ये बात पॉइंट है ना। लेकिन कभी अगर आ जाए कि कैलोज लेयर कहाँ पर प्रेजेंट होती है, तो ध्यान रखें दोनों पे प्रेजेंट है इन पे, लेकिन केवल एक अकेले माइक्रोस्पोर या पॉलिन ग्रेन पर नहीं है, वहां पर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और है, पॉलिन ग्रेन अलग अलग स्टेज के नाम होते हैं। आप ये मत सोचना कि माइक्रोस्पोर ये पॉलिन ग्रेन है, आगे जो पॉलिनेशन होगा वो भी पॉलिन ग्रेन है, पॉलिन ट्यूब जो बनी है वो भी पॉलिन ग्रेन है। पॉलिन ग्रेन अलग अलग स्टेज के नाम है, अभी दिखाऊंगा मैं डेवलपमेंट, ठीक है। अब देखिए, यहां पर ये जो हमारा माइक्रोस्पोर या पॉलिन ग्रेन है, उसके बारे में अगर हम बात करें, ये इसका न्यूक्लियस है। ये माइक्रोस्पोर बना दिया मैंने पॉलिन ग्रेन, ठीक है। हमारे एनसीईआरटी में बना हुआ है, लेकिन उसमें गलती है, उसमें जर्मपोरी नहीं दिखाया गया है, सीधा का सीधा बन दिखा दिया पूरा। तो बाहर वाली लेयर माइक्रोस्पोर का जो डायमीटर होता है वो 25 से 50 माइक्रोन का होता है, 25 टू 50 माइक्रोमीटर डायमीटर, याद रखिएगा। सिंगल सेल्ड है, यूनिसेलुलर है, ठीक है। वेल डेवलप्ड बेटा ग्रेनुलर साइटोप्लाज्म होगा, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होगा, क्योंकि आगे उसको डिवाइड करना है तो न्यूक्लियस तो वेल डेवलप होना ही चाहिए। तो ये कोई रटने की चीजें नहीं है ना, ये तो बेसिक बातें हैं। और बाहर वाली लेयर होती है एक्जाइन,
और अंदर वाली लेयर होती है इन टाइम इंटाइन। वही जगह जगह पर जर्म पोर यस सर या कॉल्पस होते हैं ना बेटा, यस सर जर्म पोर। नॉर्मली देखिए एक बात और बता दूं मैं आपको, ये जो जर्म पोर का नंबर है या मैं कॉल्पस जो वर्ड यूज कर रहा हूं, ये पॉलिंग ग्रेन्स में नॉर्मली डाइकॉट में 3 होते हैं। डाइकॉट प्लांट्स के पॉलिंग ग्रेन कितने होते हैं? 3। और मोनोकॉट में 1 होता है। ज्यादातर प्लांट क्या है, 80 से 90% डाइकॉट प्लांट होते हैं, इसलिए मैंने 3 दिखाई। यस सर मेरी बात आपने सुनी? यस सर नॉर्मली जर्म पोर्स का नंबर 3 जर्म पोर्स इन डाइकॉट्स और ओनली 1 जर्म पोर इन मोनोकॉट्स। ये वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस हो गया। तो बेटा यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये जो साइटोप्लाज्म देखिए, ये इसका साइटोप्लाज्म हो गया। आप पता है जो एग्जाइन है, वो एग्जाइन बनी होती है स्पोरोपोलिन की। किसकी बनी होती है? आपको एनसीईआरटी में लिखा भी है। मतलब ये ना, ये टेढ़ी मेढ़ी रफ थिक, और देखो ये एक डायग्राम एनसीईआरटी में ऊपर की तरफ देखना, यस सर ऊपर टॉप पे है ना, यस जो ये कई सारे कांटेदार से डायग्राम से बने हुए हैं माइक्रोग्राफ से। ये देख बेटा यहाँ पे, हाँ ये वाले जो डायग्राम आपको दिख रहे हैं सर अलग अलग शेप के से और अलग अलग है ना रफ टाइप के से, दिख रहे हैं ना ये, तो इनकी अलग अलग टाइप की शेप हो सकती हैं, है ना। ये रफ है, स्पाइनस हो सकते हैं, इरेगुलर सी हो सकती हैं। जो एग्जाइन है वो इनको शेप देती है, अलग अलग टाइप की शेप। और एग्जाइन स्पोरोपोलिन की बनी है ना, जो मैंने बताया स्पोरोपोलिन को कौन सेक्रेट करता था? टेपिटम। ये दुनिया में सबसे ज्यादा रेसिस्टेंट स्ट्रक्चर है, टफ स्ट्रक्चर है स्पोरोपोलिन। आज तक कोई भी ऐसा एंजाइम नहीं बना जो इसको ब्रेक कर सके। कोई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, एसिड, एल्कली, कोई भी इसको डिग्रेड नहीं कर सकता। अंडरस्टैंड? ये बात भी मिलेगी आपको लिखी हुई। तो ये ध्यान रखिए, मोस्ट रेसिस्टेंट स्ट्रक्चर है। अगर मुझसे बोला जाए कि लिविंग स्ट्रक्चर कौन सी है मोस्ट रेसिस्टेंट, तो आप जानते नहीं हो इस बात को अभी। बैक्टीरिया में एंडोस्पोर होते हैं, कुछ बैक्टीरिया एंडोस्पोर बना सकते हैं, क्लोस्ट्रिडियम और बेसिलस। तो वो एंडोस्पोर लिविंग में मोस्ट रेसिस्टेंट स्ट्रक्चर होती है, क्योंकि ये तो चीज स्पोरोपोलिन को लिविंग स्ट्रक्चर थोड़ी है, ये तो केमिकल कंपाउंड है। पता है किसकी बनी होती है स्पोरोपोलिन? जो कैरोटीनॉइड पिगमेंट होते हैं ना, उनके एस्ट्रिफिकेशन से बनी होती है। इट इज कैरोटीनॉइड एस्टर। ये जो स्पोरोपोलिन है, ये बनी होती है कैरोटीनॉइड एस्टर्स, इनके पॉलीमराइजेशन से बनी होती है। तो देख लो कैसी कैसी चीजें है ना है दुनिया में। मतलब समझ रहे हो ना मेरी बात को आप, कि हमारी हड्डी तक डिग्रेड हो जाएगी, स्पोरोपोलिन डिग्रेड नहीं होगा, जिसकी वजह से फॉसिलाइजेशन होता है पॉलिन ग्रेन्स का। जो लाखों साल पहले जो प्लांट मर गए, खत्म हो गए, एक्सटिंक्ट, स्पीसीज ही गायब, उनके भी पॉलिन ग्रेन आज भी सही सलामत मिलते हैं। सोचो लाखों सालों से, है ना बेटा, फॉसिल्स के फॉर्म में। आप जानते हो कोई प्लांट या कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर पहले कभी था और अब खत्म हो गया, आज की डेट में अगर कोई वो उसका जो रिमेन पार्ट रह जाता है, उसको फॉसिल बोला जाता है। तो प्लांट्स के फॉसिल्स के फॉर्म में मिलते हैं कौन? पॉलिन ग्रेन्स। और वो किस वजह से अभी तक प्रिजर्व रहे आए? स्पोरोपोलिन की वजह से। एक आई थिंक एक आध लाइन से कुछ ऐसी लिखी भी मिल जाए एनसीईआरटी में, है ना। हाँ, तो वो फॉसिलाइजेशन जो होता है पॉलिन्स का, इस वजह से होता है। क्लियर है? तो बेटा रे, ये मैंने आपको पॉलिन ग्रेन से रिलेटेड स्ट्रक्चर बताई कि, है ना, कैसा डायमीटर है उसका, कैसी स्ट्रक्चर। अब सुनो,
इसके अलावा इसका डेवलपमेंट भी बताऊंगा आगे। पता है, एक होती है पोलन एलर्जी। क्या होती है? पोलन एलर्जी मिल जाएगी आपको नीचे कहीं पॉइंट। तो पता है, पोलन एलर्जी का क्या मतलब है कि जो हवा में उड़ते रहते हैं ना पोलन ग्रेन्स, जो खास तौर पे विंड पॉलिनेशन, अभी आगे जब पॉलिनेशन पढ़ेंगे हम, तो बहुत से प्लांट क्या होते हैं विंड से पॉलिनेट होते हैं, उसको एनिमोफिली बोलते हैं। एनिमोफिली पढ़ेंगे आगे हम, क्योंकि चैप्टर बड़ा है ये। तो आप जानते हो कि कम से कम 4-5 क्लास, तो कम से कम 5 6 ना क्लासेस में जाएंगी। तो पता है, जो विंड पॉलिनेशन या एनिमोफिली है, तो ज्यादा जो प्लांट विंड पॉलिनेटेड होते हैं, मैं आपको बताऊं, एनसीईआरटी में तो एक ही नाम लिखा हुआ है, पार्थिनियम कैरेट ग्रास। पार्थिनियम या कैरेट ग्रास। तो इनके पॉलिन ग्रेन्स हवा में जो उड़ते रहती हैं और हम इनहेल करते हैं, एयर के साथ में हमारे अंदर जाते हैं, बहुत छोटे छोटे माइन्यूट बीटा पॉलिन ग्रेन्स। अब आप देखना 25 से 50 माइक्रोन डायमीटर है, तो हम उसे इनहेल कर लेते हैं ना, तो हमें अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, हे फीवर, हे फीवर वाला हम बोले नहीं कि हे फीवर हो जा, नहीं, वो नाम है बीमारी का। हे, HAY, हे फीवर, एक टाइप की एलर्जी है। तो ये इस टाइप की एलर्जी हो जाती है। लेकिन मैं आपको बता दूं, उस पॉलन एलर्जी में आप एक दो नाम और ऐड कर सकते हैं, केवल केवल पार्थिनियम के ही नहीं, जो भी विंड पॉलिनेटेड है, ग्रासेज, सीरियल्स, व्हीट राइस वगैरह, जितने भी सीरियल सारे के सारे विंड पॉलिनेटेड होते हैं। तो पॉलन एलर्जी मैं आपको बता रहा था, तो पॉलिन्स ऑफ एनिमोफिलस, एनिमोफिलस प्लांट्स लाइक पार्थिनियम, सबसे पहले नाम दे देते हैं भाई साहब, आपके एनसीईआरटी ने दिया है, जिसको कि कैरेट ग्रास, गाजर घास। और किसान बड़े परेशान रहते हैं इसके चक्कर में, आसानी से नहीं जाती, वो छत्ता सा बना के ना फैलती रहती है। छत्ता सा मतलब समझ गए ना, एक पूरा कौन सा बना लेती है, कैरेट ग्रास, हाँ ग्रुप सीरियल्स, और इसके अलावा ग्रासेज, है ना बेटा, एटसेट्रा, सीरियल्स, व्हीट राइस वगैरह आप जानते हो। तो ये करते हैं, और देखिए करते क्या हैं, जो पोलन एलर्जी में अस्थमा, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम मेनली, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, हे फीवर, एक्सेट्रा, ये पोलन एलर्जी की बातें हो गई। ठीक है बेटा। और देखिए, पोलन ग्रेन्स को आजकल वेस्टर्न कंट्री में तो थोड़ा सा ये बताया गया है कि एक चलन है, चलन क्या, आजकल तो जमाना ऐसा है बहुत ज्यादा, आप जानते हो सोशल मीडिया का जमाना है, कोई भी चीज अगर एक शुरुआत हो जाए तो एकदम से हाईटेक हो जाती है, और तुरंत है ना सब सब लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। और आपने देखा होगा कि जो वेस्टर्न कंट्री में कोई अगर ट्रेंड या कुछ वो शुरुआत हो जाए ना, तो हम लोग बड़ी जल्दी अपनाते हैं उसको, अपनी सारी उनको भूल जाते हैं पुरानी जो ट्रेडिशनल वैल्यूज को, और उनको है ना कि जो हमारी मेडिसिन देखो ट्रेडिशनल कितनी कितनी अच्छी है। तो वहां पे अगर किसी ने कह दिया, एक रिसर्च आई है निकल के, कि पॉलिन ग्रेन्स की अगर टेबलेट बनाई जाए या पॉलिन सिरप्स बनाए जाएं, तो उनसे एथलीट्स की परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाएगी, या हॉर्स वगैरह जो होते हैं ना, है ना, रेस वाले, रेस हॉर्सेस, उनकी परफॉर्मेंस इनहेंस हो जाएगी। तो छपे हुए हैं देखो ये जो पॉलिन टेबलेट और ये सीरप वीरप से छपे हुए हैं, तो बंदा क्या सोचता, हाँ भाई, है ना, तुरंत उसका प्रोडक्शन कंपनी कर लेती है, बेवकूफ बनाती है कंपनियां तो, और थोड़ा टेस्ट एनहेंसर डाल देंगे जिससे कि टेस्ट भी आए बंदे को। तुमने देखा है ना, ये सारी जो चीजें हम खाते हैं ना मार्केट, ये मैगी वैगी खाते हैं, मैं भी खा लेता हूँ, ऐसी बात नहीं है। तो पता है, इनमें टेस्ट एनहेंसर होते हैं, तो आपको मतलब इतना टेस्टी लगेगा कि आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे, पेट भर जाएगा लेकिन मन नहीं भरेगा। या ओरियो बिस्किट हुआ, कुरकुरे हुआ, तो ऐसी जो चीजें हैं ज्यादातर, इनमें क्या होता है कि टेस्ट एनहेंसर्स होते हैं। तो इसीलिए एक आम पब्लिक, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन इतनी है, नंबर की कंजप्शन थोड़ा सा भी अगर इंक्रीज हो गया तो अरबों में उनकी अर्निंग बढ़ जाती है। लेकिन लगातार इसीलिए तो कोई चीज बहुत ज्यादा मत खाओ, अपने आप को मन पर कंट्रोल इतना रखो कि मैगी है तो डेली मत खाओ, कभी कभी खा ली कोई बात नहीं, कभी कभी हर चीज खानी चाहिए, क्योंकि आपको एक्सपोज सभी के लिए रहना चाहिए, मेरा ये मानना है ना। ऐसा नहीं है कि नहीं हम रोड पे जो
चाट वाला खड़ा है उस पर चाट पकौड़ी नहीं खाएंगे, नहीं खा लेनी चाहिए कभी कभी, है ना। अरे मैं तो अभी कब की बात है, परसों की बात है, तो तुझे पता है उधर अपने भारत माता चौक से पहले को एक वो स्वनिधि रोजगार करके वो एक वो बोर्ड सा लगा हुआ है, और वहां पे बहुत सारी चौपाटी सी बन जाती है ना, स्टॉल्स वो लग जाती है ना, बहुत सारी ठेले लग जाते हैं अलग अलग। हाँ, तो मैं तो ले गया 20 बच्चों को, है ना, उनकी छुट्टी उट्टी साथ में ही आजकल रह रहे हैं वो। तो मैं बोला कि चलो भाई, आज तुम्हें है ना, ठंड तो बहुत थी, मैं बोला सब पैक वैक हो जाओ, सब पैक करा के। तो वहाँ पिज्जा वाला भी था, पिज्जा भी है ना जिसकी डिमांड एक एक पिज्जा की, उसको पिज्जा खाया। एक ने वो बर्गर सा बना के वो देते हैं वो खाया, वो क्या कहते हैं उसको, मंचूरियन बनवा के खाई, है ना, भल्ला खाया, और कई सारे आइटम ऐसे। उसने कहा, एक ने व्हाइट सॉस पास्ता था तो वो मैक्रोनी वाली व्हाइट सॉस वो उसने बना दिया। वो सही चीजें एकदम फर्स्ट क्लास, चटपटी और मतलब टेस्टी। तो उनका भी बेचारों का देखो रोजगार है। आप ये सोचो 5 स्टार में वही चीज और उससे भी कम टेस्ट की, और आपको लूट लेंगे। लेकिन मतलब हमने कभी खा के सब कुछ सब चीजें ट्राई करो, पेट भर के चलो, घर पे खाना नहीं खाना है। लेकिन ऐसा मैं ये नहीं बोल रहा हूँ शिक्षा आपको कि नहीं डेली खाना ना, डेली हेल्दी खाना है, बट ये भी जरूरी है क्योंकि इससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। उसके साथ सब चीजें जा रही है ना, धूल भूल भी जा रही है आपके अंदर। तो बेटा रे, ये बातें क्लियर हो गई ना। जितने ज्यादा प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में हम रहते हैं उतना ही ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। ये होता है आजकल शहरों में, यही तो प्रॉब्लम है, आप देखते हैं। तो बेटा रे, अब देखिए मैं एक बात ये बोला था, ये आपने टैबलेट और ये सब बातें पढ़ ली हैं, लेकिन इसका कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि पॉलिंग ग्रेन वास्तव में न्यूट्रिशन वैल्यू है इनकी, या मतलब इस टाइप की। पॉलिंग ग्रेन देखिए, हनी एक अलग चीज है, वो एक अलग चीज है, लेकिन पॉलिन ग्रेन से इस टाइप से परफॉर्मेंस एनहेंस हो सकती है, कोई जरूरी नहीं है। तो एक चला है फंडा यार उसका। अच्छा, पोलन वायबिलिटी देखो, एक पैराग्राफ में आपको ये भी मिलेगा कि पोलन की वायबिलिटी होती है। पोलेंस रिलीज होने के बाद में ना बेटा, जब रिलीज हो जाते हैं पोलन, तो रिलीज होने के बाद में पोलेंस कब तक सरवाइव करेंगे, जिंदा रहेंगे। तो वो भी ना अलग अलग है, हाँ 30 मिनट भी हो सकता है वो, देखो कभी कभी मंथ भी हो सकता है। क्या हो सकता है बेटा, मंथ तक भी। और वो दे रखी हैं आपको ग्रासेज वगैरह, और वो है ना वीट वीट राइस। और पता है, अगर आप उसको, क्रायो प्रिजर्वेशन एक शब्द होता है, ध्यान रखना, चाहे ह्यूमन रिप्रोडक्शन से रिलेटेड हो या यहाँ पे, क्रायो प्रिजर्वेशन का मतलब होता है लिक्विड नाइट्रोजन और -196 डिग्री सेल्सियस यूज होना, है ना बेटा। तो इतने में अब आप देखते हैं कि हम तो 3-4 डिग्री जब हो जाता तो उसमें बैंड बच जाती है ना, -196 में लिक्विड नाइट्रोजन। तो वो चीजें काफी सालों तक, जो आईवीएफ वगैरह होता है ना, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम वगैरह और ये सब, तो वहां पे भी तो ये गैमेट्स वगैरह को प्रिजर्व रखते हैं ना इस टाइप से, मतलब क्रायो प्रिजर्वेशन के थ्रू। ठीक है बेटा। और जैसे कि आपने वो एवेंजर वाली मूवीज देखते हो आप लोग, कौन सी मूवीज, एवेंजर वाली मूवीज देखते हो अगर, तो उसमें है कैप्टन अमेरिका की एक पता नहीं 70 साल पुराना सिपाही कहाँ बर्फ में जमा रहा था। वो, मैं मूवी की बात नहीं कर रहा, मेरे कहने का मतलब है कि वहां से देखो, यानी कि होता भी है। कुछ कुछ पर्वतारोही जो जाते हैं ना बेचारे एवरेस्ट पे, और सब, तो किसी किसी की जो डेथ हो जाती है, तो पता है वो दब जाते हैं, उनकी डेड बॉडी कई कई साल बाद मिलती है, और वो सड़ती नहीं है, डिकम्पोज नहीं होती, क्योंकि बर्फ में दबी हुई है। तो लो टेम्परेचर एक्चुअली माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन को स्लो डाउन कर देता है या रोक देता है। क्योंकि डेड बॉडी बॉडी सड़ती क्यों है, क्योंकि बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन होता है, माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन, इसलिए सड़ती है वो। बात समझ में आ गई। तो वो सड़ने से उसको रोक देता है। क्लियर है बात। तो ये इनकी पॉलिन वायबिलिटी हो गई। अब देखो मैं उस एस्पेक्ट पे जा रहा था, पता है ये जो एंथर का डेहिसेंस होता है, जो रप्चर होता है, मैंने बताया कि बेटा ये ऐसे, आपने देखा ऐसे यहां से है ना, ये रप्चर होंगे और ये पॉलिन ग्रेन बाहर निकलेंगे, आप देख पा रहे हैं। तो ये कब होगा, एक्चुअली में इसका पॉलिन ग्रेन का डेवलपमेंट होगा आगे माइक्रोस्पोर का, है ना। अब वो माइक्रोस्पोर का, क्योंकि वो डेवलपमेंट कल पढ़ाऊंगा मैं, वो डेवलपमेंट तो पूरा। तो पता है जैसे ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है, वो एक तरीके से मैं हेडिंग बताऊंगा, मेगा स्पोर, मेगा माइक्रो गैमेटोजेनेसिस, मेगा नहीं सॉरी, माइक्रो गैमेटोजेनेसिस, यानी डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट,
फ्रॉम माइक्रोस्पोर, वो जिसमें पॉलिन ट्यूब भी बनेगी और 2 मेल गैमेट बनेंगे। तो पता है जो पॉलिनेशन होता है माइक्रोस्पोर का या पॉलिन ग्रेन का, वो जनरली 2 सेल्ड स्टेज पर होता है। 60% से ज्यादा एंजियोस्पर्म में 2 सेल्ड स्टेज पर पॉलिन ग्रेन की। आप कहोगे 2 सेल्ड मतलब, ये माइक्रोस्पोर का न्यूक्लियस माइटोसिस करके 2 सेल बना देता है, एक वेजिटेटिव सेल और एक जनरेटिव सेल। तो जनरली इस स्टेज पर होता है। लेकिन बाकी के जो हैं, बाकी के भी पता है कोई इतने रेयर नहीं है। आप जानते हैं लेस देन 40% भी बहुत बड़ा नंबर है ना, मोर देन 60 और बाकी लेस देन 40, उनमें 3 सेल्ड स्टेज पर होता है। 3 सेल्ड स्टेज पर क्या होता है कि जो जनरेटिव सेल है ना, वो डिवाइड करके एक और डिवीजन करके 2 मेल गैमेट बना देती है, तो 3 सेल हो जाती हैं। एक वेजिटेटिव सेल या उसका न्यूक्लियस, वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस एक और 2 मेल गैमेट, तो टोटल 3 हो गई। जनरेटिव अब नहीं बची, जनरेटिव ने डिवाइड करके 2 मेल गैमेट बना दिए बेटा, तो 3 सेल्ड स्टेज हो जाती है। और वो जाता है पॉलिनेशन डिफरेंट डिफरेंट टाइप से, और स्टिग्मा पर पहुंच जाएगा, जो अभी तो हाँ मिट गया वो डायग्राम, स्टिग्मा पर पहुंच जाएगा, ये पॉलिनेशन होता है। ठीक है, तो थोड़ी सी बात बची है इसकी मेल वाले पार्ट की। देन फिर फीमेल है ना रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो कल चलेगा ओव्यूल और उसके बारे में स्ट्रक्चर, कल वो हो जाएगा। आज थोड़ा लेट भी हो गया था, ठीक है।